Hello, physics enthusiasts. So, today I have come here to discuss a very important concept and that is interference. तो आइए इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं। तो इंटरफेरेंस बेसिकली है क्या? कोई भी दो वेव्स हैं, सपोज लाइट की दो वेव्स हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करना चाहती हैं, तो कैसे इंटरेक्ट करेंगी? उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, सुपरपोज करें, राइट? तो ऐसा दो कोहेरेंट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनका ओवरलैपिंग से एक रिजल्टेंट वेव बनती है, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो किसी को भी किसी से इंटरेक्ट करना हो तो उसको उसके टच में आना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी जब दो वेव्स को एक दूसरे को इंटरफियर करना हो तो उनको क्या करना पड़ेगा? सुपरपोजिशन करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये समझ में आई कि सुपरपोजिशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने ये कही कि कोहेरेंट होना चाहिए वेव्स। कोहेरेंट क्या है? कोहेरेंट मतलब दी सोर्सेस मस्ट हैव अ डेफिनेट फेज रिलेशनशिप। क्या मतलब है इस बात का? आपको पता है लाइट के प्रोडक्शन का बेसिक मैकेनिज़्म क्या है? बेसिक मैकेनिज़्म ये है कि एटम को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए क्या रिलीज़ करना पड़ता है? कुछ एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ता है। वो फोटोन के फॉर्म में अगर एटम रिलीज़ कर देता है तो लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। ये सिंपल सा मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो हमने देखा एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे क्या हो रहा है? लाइट एमिट हो रही है। ठीक, और हमने कोई एक और सोर्स लिया, उससे भी लाइट एमिट हो रही है। अब ये जो दोनों से लाइट एमिट हो रही है, हमारी आंखों से देखें तो हमको नज़ारा भले ही एक जैसा दिखे, लेकिन वास्तव में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है निकलने वाली वेव का फेस। ठीक है, आपको वो इक्वेशन पता है जो वेव की इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली फेज एंगल और फेज। सो व्हाट इज अ फेज? दैट यू ऑलरेडी नो, आपको 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, पर फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। फेज इज नथिंग बट एक्चुअली इट इज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, कि अभी वाइब्रेशन की कौन सी स्टेट में है? अगर मैकेनिकल वेव्स हैं तो मीडियम पार्टिकल, अगर एसी वेव्स हैं, लाइट वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपनी वाइब्रेशन की कौन सी स्टेट में है, वही चीज़ को हम फेज से या फेज एंगल से बताते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोहेरेंट सोर्सेस वो होते हैं जिनमें क्या हो? एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप हो। क्या हुआ? बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको अभी बताया कि एटम हायर एनर्जी स्टेट में गया और वहाँ से फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आया तो उसने फोटोन रिलीज किया या फिर उसने लाइट वेव को एमिट किया। ठीक है, तो अगर लाइट वेव को एमिट किया उसने तो उस वेव का कोई ना कोई फेज होगा। और अगर कोई दो डिफरेंट सोर्सेस ले लें तो क्या होता है? ये पॉसिबिलिटी न के बराबर है कि उनका एक फिक्स्ड फेज का रिलेशनशिप हो, क्योंकि चीज़ें सब रेंडम हो जाती हैं। यहाँ पे एटम इस सोर्स में कभी एक्साइट हो रहा है, इस सोर्स में कभी एक्साइट हो रहा है, इसमें कभी जो है डी एक्साइटेशन हो रहा है, इसमें कभी डी एक्साइटेशन हो रहा है। ये चीज़ें साइमल्टेनियस नहीं है, इसलिए डिफरेंट फेज एंगल के साथ में एक रिलेशनशिप हुए बिना क्या होता है? लाइट एमिट हो जाती है। और अगर फेज रिलेशनशिप फिक्स नहीं है तो कोहेरेंस नहीं है और इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? ये बात आपको अभी मेरे लेक्चर में समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं बहुत इजी एग्जांपल से बात को शुरू करता हूँ, फिर मैं कोहेरेंट सोर्सेस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये भी आपको बता दूंगा, और इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए ये कंडीशंस क्यों डाली गई हैं ये भी आपको समझ में मेरे लेक्चर में आ जाएगा। तो अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे इस लेक्चर में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए, मैंने यहाँ पे कुछ वेव्स के डायग्राम
ड्रॉ करके रखे हैं, उनको एक बार ध्यान से हम देखते हैं। तो ये कोई फर्स्ट वेव है, देखिए आप, और मैंने इसके लिए एक वेव का जो है पैटर्न बना दिया है। ये सेकेंड वेव के लिए मैंने पैटर्न बना दिया है, ये कोई थर्ड वेव के लिए मैंने पैटर्न बना दिया है, राइट। अब आप देखेंगे मैंने इसमें यहाँ पे कोई डैश्ड लाइंस खींची हुई है, ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए मैंने खींची है। अभी कैसे कंपेयर करेंगे देखते हैं। तो ये कोई वेव है जो इस समय किसी ज़ीरो टाइम पे कहाँ पे है, इसकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन की ये ज़ीरो पे है, ठीक है, ओरिजिन पे है अपने। फिर ये अपने मैक्सिमा पे जाती है, फिर वापस से ज़ीरो पे आती है, ठीक है। इसको जब ये वापस ज़ीरो पे आती है तो इस फेज़ को अपन क्या बोलते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, ये बात पता है आपको। फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पे गई और फिर से वापस से यहाँ आई, और इस तरीके से ये एक साइकिल पूरी हो गई। यहाँ जहाँ मैंने 2 पाई लिखा है, ये एक साइकिल पूरी हो गई। इसके बाद में जो भी है वो क्या है, वो इसका रिपीटेशन मात्र है। ओके, आफ्टर 2 पाई the rest of the phases is nothing but actually just repetition of the first cycle. ओके, तो ये आगे ऐसा चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये कोई सेकेंड वेव बनाई है मैंने, और सेकेंड वेव कैसी है, वो उसकी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है कुछ टाइम बाद। जब ये पाए पे पहुँची तो ये अब शुरू हो रही है सेकेंड वेव। तो इसमें और इस वेव में, मतलब वेव 1 में और वेव 2 में आप देखिए क्या फेज का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है आपको। देखिए ये जब पाए पे पहुंची तब ये ज़ीरो से इसने शुरू किया है, राइट। इसका मतलब इनकी फेज रिलेशनशिप कैसी है, इनकी फेज रिलेशनशिप ऐसी है कि इनमें पाए का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पे अगर इसका फेज है ओमेगा टी, राइट, तो इसका फेज क्या रहेगा, उससे पाए लेस, तो ओमेगा टी माइनस पाए इस सेकेंड वेव का फेज रहेगा। तो ये वेव्स कैसी हैं, ये वेव्स हैं कोहेरेंट, राइट, क्योंकि अब इनका फेज रिलेशनशिप फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब आपका यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, उसी की संख्या जो है वो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हम किसी बस स्टॉप पे जाएं और वहाँ पूछें कि भाई साहब यहाँ से बसेस कितनी कितनी देर में मिल जाती हैं, तो वो कहेगा कि सर टाइम तो भले ही मुझे नहीं पता लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है का मतलब क्या है, इसका मतलब फ्रीक्वेंटली बसेस अवेलेबल है, जल्दी जल्दी मिल रही हैं, ठीक है। तो यूनिट टाइम में क्या, यूनिट टाइम में कंप्लीट होने वाली साइकिल्स का नंबर ही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको 1/टाइम पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, किसी एक साइकिल को पूरा होने में लगने वाला वक्त। मान लीजिए कोई ऐसे वाइब्रेशन चल रहे हैं जो 0.1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो बताइए 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन पूरे जाए, कितनी साइकिल पूरी हो जाएगी, 10 साइकिल्स पर सेकेंड, बस। तो ये 10 ही फ्रीक्वेंसी हो गई, इतनी इजी बात है। तो अभी आप ये बताइए ज़रा कि ये जो वेव 1 है और वेव 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं कंपेयर करके, राइट। ये यहाँ एक साइकिल इसका पूरा हो रहा है, राइट, यहाँ इसका दूसरा साइकिल पूरा हो रहा है। आप अगर देखेंगे ये वेव को तो ये भी अपना एक साइकिल सेम टाइम में पूरा कर ले रही है, ठीक है। अंतर है सिर्फ किसका, फेज का अंतर है, ठीक है। आगे या पीछे चल रहे हैं लेकिन टाइम उतना ही लग रहा है, इसको भी एक साइकिल पूरा करने में और इसको भी उतना ही टाइम लग रहा है, मतलब टाइम पीरियड सेम है, या यूँ कहूँ कि फ्रीक्वेंसी सेम है। अब अगर किसी का टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो मैंने थर्ड वेव बना रखी है ये ऐसी है, देखिए ये एक साइकिल पूरा करने में ज़्यादा टाइम ले रही है,
इसलिए थर्ड वेव की फ्रिक्वेंसी कम है। तो अब फर्स्ट और सेकेंड वेव आपस में कैसी रिलेटेड है, ठीक है ना, उनकी एक फेज रिलेशनशिप फिक्स है जो कि पाई का डिफरेंस है। तो हमने उनको क्या बोला, हमने उनको कोहेरेंट वेव्स बोला। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई वेव ऐसी हो जिसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो क्या होगा। जैसे ये वेव 3, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, ये 1 और 2 के कंपैरिजन में। तो आप देखिए, आप कह सकते हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई तब फर्स्ट वेव की भी शुरुआत हुई थी। देख लीजिए आप, ये देखिए फर्स्ट वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन जो है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था। और ये वाली भी जो है ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है इससे। तो अब क्या होगा, अब अभी इनिशियली देखा जाए तो दोनों सेम फेज में हैं, राइट। अब आगे भी क्या ये सेम फेज में है, हाँ, क्या ये आगे भी सेम फेज में है। देखिए आप, तो ये आगे जब यहाँ पहुँची तो उस समय पे ये वाली वेव, हमारी फर्स्ट वेव यहाँ पहुँची। तो ये फर्स्ट वेव का यहाँ पे एक साइकिल पूरा हो गया था और उससे ये आगे बढ़ के यहाँ पहुँची थी, राइट। इसका मतलब यहाँ पे कितना फेज है, ये है 3 पाई का फेज, ठीक है ना। ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसा। और इसके लिए फेज कैसा चल रहा है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, बढ़िया बात है। और यहाँ पे आके इसका कितना हो गया है, ये हो गया है आपका 2 पाई का फेज आ गया है। तो इसका यहाँ पे 2 पाई का फेज और इसका यहाँ पे कितने का, फर्स्ट वेव का 3 पाई का फेज। जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो दोनों सेम फेज में थे। अब क्या है, अब फेज में डिफरेंस आ गया पाई का। और आप आगे ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि और डिफरेंस आता जा रहा है। इसका मतलब देयर इज नो डेफिनेट फेज रिलेशनशिप। इनके फेज का रिलेशन फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वेव है ये कोहेरेंट नहीं हो सकती, ठीक है। एक बात तो साफ समझ में आती है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि ये कैसी है, ये वाली वेव्स को देखिए जरा 1 और 2 को। जब 1 जो है वो अपने पाए फेज में पहुंची तो सेकेंड का फेज था 0, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है, पाए का। और ऐसी दो वेव्स को हम बोलते हैं दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज मतलब एक से दूसरे का ठीक उलट चलता है। तो एक का जब मैक्सिमा मिलेगा तो आप देखिए दूसरी का उसी समय मिनिमम मिलेगा, या जब दूसरी का जब मैक्सिमम मिलेगा तो आप देखिए पहली का मिनिमम मिलेगा। दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, ठीक उलट। तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये ऐसी डिस्ट्रक्टिव, अगर ये इंटरफेरेंस करेंगे तो ऐसा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को आपको मिलेगा इस कंडीशन में, व्हेन वेव्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, मतलब जब उनमें पाई का फेज डिफरेंस हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कोहेरेंट है, राइट। लेकिन मैंने एक और चीज़ कही, क्या, मैंने ये भी कहा कि वो डिफरेंट सोर्सेस से कोहेरेंट वेव्स नहीं मिल सकते। मतलब 2 डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी एक्चुअली कोहेरेंट सोर्सेस। कारण क्या है, वही बेसिक कारण है, लाइट के प्रोड्यूस होने का मैकेनिज्म। एटम डी एक्साइट होगा तो वेव को रिलीज करेगा। तो 2 डिफरेंट सोर्सेस में ये पॉसिबल नहीं है कि एटम के डी एक्साइटेशन जो है वो एग्जैक्टली साइमल्टेनियस हो। अभी एग्जैक्टली साइमल्टेनियस आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आप जब यहाँ बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसीज हैं 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। कितना है, 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी की है आपकी लाइट। 10 बार 14 हर्ट्ज मतलब
10^14 साइकिल्स पर सेकेंड पूरी होने वाली। एक साइकिल 1 सेकेंड में पूरी हो तो उसको हम 1 हर्ट्स कहते हैं। 10 साइकिल हो तो हम उसको 10 हर्ट्स कहते हैं। और यहाँ कितनी है 10^14। 10^5 होता तो वो होता कितना 1 लाख हर्ट्स। और ये कितनी है 10^14 है। सोचिए कितनी बार हो रहा है 1 सेकेंड में ऐसा, राइट। तो दो डिफरेंट सोर्सेस जो है कोहेरेंस नहीं दे सकते, इसीलिए क्या करा जाता है, इसीलिए एक ही सोर्स से दो सोर्स को हम बनाते हैं। और अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है क्या कि कैसे एक सोर्स से दो सोर्स बन रहे हैं। दो तरीके हैं बनाने के कोहेरेंट सोर्सेस, एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और एक है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट अप्रोच को यूज़ किया गया है। अब वेव फ्रंट क्या है ये भी मैं कभी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तब तो बढ़िया बात है, और नहीं तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक जो है शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे समझा जा सकता है आसान भाषा में। तो अभी हमको क्या समझ में आया, अभी हमको ये समझ में आया कि दो डिफरेंट सोर्सेस से तो कोहेरेंस मिलने वाला नहीं है। वी हैव टू यूज वन सोर्स टू प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस, राइट। सो टू कोहेरेंट सोर्सेस मीन्स सोर्सेस हैव डेफिनेट फेज रिलेशनशिप। अब कई लोग कहते हैं सेम फेज, नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी इन दी सेम फेज। The only necessity is the definite phase relationship. A constant phase relationship makes the sources coherent, right? तो ये कोई बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत आए। तो अभी कोहेरेंस से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे की बात क्या है, इसके आगे की बात ये है कि अब हम कोई दो वेव से एक रिजल्टेंट वेव बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, देखिए y1 = a1 sin ओमेगा टी, राइट। y1 = a1 sin ओमेगा टी। और एक और इक्वेशन है y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल। थोड़ा सा मुझे कैमरा एडजस्ट कर देना चाहिए क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं दिख रही हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए हमारे पास में एक इक्वेशन है y1 = a1 sin ओमेगा टी, और दूसरी वेव की इक्वेशन है y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल। तो इन दोनों में एक फेज रिलेशनशिप है y1 और y2। देखिए आप इनमें क्या रिलेशनशिप है इन दो वेव्स में कि दोनों के फेज में डिफरेंस है, ये डेल का, ये डेल का डिफरेंस है, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है, फेज का डिफरेंस है। और एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, फर्स्ट वेव का हमने लिया है a1 और सेकेंड वेव का हमने लिया है a2, ठीक। अब हम ये भी कहते हैं कि व्हेन टू वेव्स विच आर कोहेरेंट have the nearly same amplitude and exactly same frequency superpose each other, then a resultant wave is formed। ऐसा हम कहते हैं जब हम इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं। तो ये हम नियरली सेम एम्पलीट्यूड क्यों कहते हैं, ये बात भी मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। नियरली सेम नहीं हुआ तो क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस लेक्चर में। तो मैंने क्या किया है, रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे वेक्टर सम करना है। इट इज़ द वेक्टर सम y = y1 + y2। तो y = y1 + y2, ये मैंने इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे लिखी है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये लिखिए मैंने। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। तो y = a1 sin ओमेगा टी, ये तो ऐसा का ऐसा ही आ गया बिना किसी चेंज के, और
यहाँ पे आ गया A2 और साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो इसको साइन A प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर रहा हूँ मैं, जो कि होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। तो साइन ओमेगा टी कॉस डेल कॉस ओमेगा टी साइन डेल, ऐसा ओपन ये हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल। क्लियर है। अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम लिखते हैं y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखिए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी आ रहा है साइन ओमेगा टी। तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे बचेगा A1, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा प्लस A2 कॉस डेल, राइट, और साथ में आ गया आपका साइन ओमेगा टी। ठीक है, और प्लस में आपका आ गया है यहाँ पे A2 साइन डेल एंड कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा जो है सब्स्टिट्यूशन है जो मैं करता हूँ, राइट। यहाँ पे हम कह देते हैं A1 प्लस A2 कॉस डेल, इसको हम नाम दे देते हैं A कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं आपका A2, और साइन डेल को हम नाम दे देते हैं A साइन थीटा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है सिंपली। तो अब इसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन, हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो ये है A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस, देखिए आप यहाँ पे A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, फिर वही साइन A प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, और इसको लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू A, राइट, कॉमन, और इसको फॉर्मूले की मदद से लिखे हैं हम ऐसा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। तो ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट आ गया y, और ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया a, और ये रिजल्टेंट वेव का फेज आ गया। ठीक है, अब ये आप देखिए कि यहाँ पे जो a है, a एम्पलीट्यूड, वो रिजल्टेंट वेव का है, मैंने आपको कहा वो किसके बराबर है, वो कैसे निकाल सकते हैं आप। आपके पास में यहाँ पे a cos थीटा के लिए एक इक्वेशन है, और देखिए a sin थीटा के लिए एक इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करूँ, क्या करूँ, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करूँ और फिर उनको ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ कंडीशन बनेगी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये पूरा कितना A1 प्लस A2 कॉस डेल का स्क्वायर प्लस आपका आ गया A2 साइन डेल का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डियर फिजिक्स एंथुजियास्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यू नो इट इज 1। ओके, सो डियर फिजिक्स एंथुजियास्ट, अब यहाँ पे आ जाएगा ए
स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर, ओपन कर रहा हूं मैं इसको, प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2A1 A2 राइट कॉस ऑफ डेल प्लस A2 स्क्वायर sin square del. Now this A2 square cos square del, A2 square sin square del, here we can take A2 square common, so it would be A2 square cos square del plus sin square del, cos square del plus sin square del is 1. ठीक है, तो A square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos ऑफ डेल. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई हमारी. ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos ऑफ डेल. और ये ए स्क्वायर क्या है? रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही क्या कहलाता है? इंटेंसिटी. सो एक्चुअली इट इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव. ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान दीजिए. यहाँ पे अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है A1 पे, A2 पे और उनके बीच के फेज डिफरेंस पे. जो डेफिनेट फेज रिलेशनशिप था ना, डेल का डिफरेंस, उस डेल पे डिपेंड कर रही है. तो सपोज ये डेल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मतलब वेव्स आर इन सेम फेज. ओके, सो से डेल इज जीरो. डेल जैसे ही जीरो हुआ तो क्या बन गया? यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 राइट. तो ए स्क्वायर इज नथिंग बट एक्चुअली A1 प्लस A2 होल स्क्वायर. यही तो है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2. इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर. दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर राइट. इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, आप निकाल के देख लीजिए भले इस फॉर्मूले से. ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, मतलब क्या होगा? दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस जो होगा उससे इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वेव जो मिल रही है उसकी इंटेंसिटी अच्छी खासी बढ़ के इंटेंसिटी मिल रही है. ठीक है, तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. ये कहीं से एनर्जी आ नहीं रही है. हाँ, एनर्जी का केवल ये क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, ऐसा मत समझ लीजिएगा एनर्जी बढ़ रही है. नो, इट इज द सम. ओके राइट. तो ऐसे और हो सकता है डेल इक्वल टू क्या हो? बहुत सारी पॉसिबिलिटी है. मैंने कहा अगली पॉसिबिलिटी ले ली, डेल इक्वल टू पाई हो. डेल इक्वल टू पाई हुआ तो कॉस पाई कितना होता है? यहाँ जब डेल की जगह पे कॉस पाई आ जाएगा. कॉस पाई क्या है? दैट इज -1. तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 की जगह अब यहाँ पे माइनस आएगा. क्यों? क्योंकि कॉस डेल -1. तो हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2. और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका A1 माइनस A2 होल स्क्वायर. So now we have two values of intensity. This is the maximum possible value of intensity. We call it I max, and this is the minimum possible value of the intensity. और ये है आपका I minimum. ठीक है, तो आप देखिए क्या आ गया. इससे ये पता पड़ा कि अगर वो सेम फेज में हुए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये इंटेंसिटी आएगी. और अगर अपोजिट फेज में हुए, आउट ऑफ फेज हुए या पाई का फेज डिफरेंस हुआ, जो भी कहिए, तो जो इंटेंसिटी आएगी वो मिनिमम आएगी, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर आएगी. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है. हम आगे देखेंगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन अभी हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यूज़ को देखा है. अब इस बात का भी मैं आपको जवाब दूंगा कि A1 और A2 नियरली इक्वल हम क्यों कहते हैं.
क्या प्रॉब्लम है, अगर नियरली इक्वल नहीं हुए तो क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा? हाँ, इस बात का जवाब मैं आपको अभी इसी लेक्चर में देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती थी, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, राइट। अब मैंने फर्स्ट केस लिया कि से A1 इज नॉट नियरली इक्वल टू A2, ऐसा मान के चलते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? A1 बहुत बड़ा है A2 से, A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2 से। A1 इज, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको इजी करने के लिए, कि A1 इज से 100 एंड A2 इज 1, ऐसा डिफरेंस है। से A1 इज 100 एंड A2 इज 1, तो क्या होगा? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी बताइए? मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी 100 प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो मैक्सिमम आएगा 100 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 101 का स्क्वायर। और मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम आएगा A1 माइनस A2 स्क्वायर, सो मिनिमम इज 100 माइनस 1 स्क्वायर। अब जरा आप देखिए 99 का स्क्वायर या 101 का स्क्वायर में कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। तो जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और जहाँ मिनिमम इंटेंसिटी है वहाँ की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम से थोड़ी ही कम है, ये कंडीशन है। तो अगर आप जब आप देखेंगे अपनी आँखों से, राइट, तो आपको क्या नज़र आएगा? एक जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी, और लगभग लगभग समान इंटेंसिटी, एक ज़्यादा और एक थोड़ी सी कम। तो आपकी आंखें इतनी अंतर कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएंगी। तो एक डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आएगा अगर नियरली इक्वल नहीं रहे। तो नियरली इक्वल रहे तो कैसे आएगा, ये भी करके देख लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल 2, जब A1 इज नियरली इक्वल टू A2, तो जैसे जैसे वही A1 इज से 100 एंड A2 इज से 99। अब इसका मैक्सिमम करिए, तो मैक्सिमम कितना आएगा? I मैक्सिमम इज इक्वल टू 100 प्लस 99 का स्क्वायर, मतलब 199 का स्क्वायर। और मिनिमम कितना आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा आपका 100 माइनस 99, मतलब 1 का स्क्वायर, सो दैट इज 1। तो कहाँ 199 का स्क्वायर और कहाँ 1, देख रहे हैं आप डिफरेंस कितना आ गया? तो जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और जहाँ मिनिमम इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। तो आपकी आंखें साफ साफ देख पाएंगी एक चमकीली पट्टी ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज या मिनिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। तो एक डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न आपके सामने आएगा अगर एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल हुए तो। लेकिन अगर नियरली इक्वल नहीं हुए तो हमें एक डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा। इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, एक गुड क्वालिटी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए A1 और A2 का नियरली इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल होना हमारे लिए अच्छा है। क्लियर है? तो यही कहानी है इंटरफेरेंस की। थैंक यू वेरी मच।